मानव भूगोल के अंतर्गत प्रजातियों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था हेडन के वर्गीकरण के बारे में। आगे उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर का जो ये वर्गीकरण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है। इससे पूर्व हमने ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। ग्रिफिथ टेलर का ये जो वर्गीकरण है उसका प्रमुख आधार टेलर द्वारा दिया गया प्रवास कटिबंध सिद्धांत है। यह जो वर्गीकरण है टेलर महोदय ने सन 1919 में दिया। इनका ये वर्गीकरण एक तो जलवायु चक्र और दूसरा जातियों के विकास का जो उन्होंने प्रवास सिद्धांत दिया था, इन दोनों पर ही निर्भर था। इसमें इन्होंने ये माना कि प्रारंभ में जो 7 मानव प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी और वहीं से धीरे धीरे जो है वो प्रजातियां विस्थापित होती गई, प्रवास करती गई और महाद्वीपों के किनारों पर जो है वो जाकर के पहुंच गई। तो जितनी भी पुरानी प्रजाति हैं वो तो चली गई बाहर के क्षेत्रों में और जितनी भी नवीन प्रजाति हैं वो सभी जो है वो ये जो मध्य एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है वहीं पर मौजूद रह गई। जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इन प्रजातियों ने अपने मूल स्थान से प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। टेलर ने जो अपने प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो किया 2 आधारों पर। मेनली 2 आधार थे, एक तो बालों की बनावट और एक खोपड़ी के सूचकांक, यानी खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर। तो जो 7 प्रजातियां उन्होंने बताई उनमें पहली है निग्रिटो, बहुत पतला सर होता है इसका। दूसरी है नीग्रो, इसका सर बहुत लंबा होता है। ऑस्ट्रेलॉइड, लंबा सिर। भूमध्य सागरीय, मध्यम लंबा सिर। नार्डिक, मध्यम सिर। अल्पाइन, चौड़ा सिर। मंगोलियन या अल्पाइन के बाद के लोग, इनका होता है बहुत चौड़ा सिर। तो ग्रिफिथ टेलर ने जो है वो अपने वर्गीकरण के अंतर्गत ये माना कि मध्य एशिया में जो सबसे पहले प्रजाति है जिसका विकास हुआ वो है नीग्रिटो प्रजाति। यानी हम इन्हें क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे, पहली कौन सी प्रजाति आई उसके बाद दूसरी कौन सी आई। तो सबसे पहले आती है नीग्रिटो। नीग्रिटो प्रजाति जो है इसके अगर रंग की बात करें तो रंग होता है इसका लाल कत्थई से लेकर लाल चॉकलेटी से लेकर काला कत्थई तक, यानी कुछ चॉकलेटी और कुछ काला, इस तरह का रंग इसका जो होता है वो मिक्स होता है। कद इनका काफ़ी छोटा होता है, 5 फुट से भी कम। होठ मोटे होते हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती है। इनके बाल जो होते हैं वो घने होते हैं, बहुत ज़्यादा चपटे होते हैं और फीते के समान होते हैं। और आपस में जो बाल होते हैं वो गांठ के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, इनमें गांठ सी पड़ी रहती है। इनके जबड़े और दांत आगे की तरफ निकले हुए रहते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो नीग्रिटो जाति है उसमें से कुछ हजार ही नीग्रिटो जाति के लोग इस टाइम मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पर। अधिकांश लोग ये मर चुके हैं। इनमें से भी जो बचे हुए हैं उनका अन्य जातियों के साथ रक्त जो है वो मिश्रित हो गया है, यानी ये नीग्रिटो प्रजाति स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है, मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। नीग्रिटो प्रजाति के बसाव की बात करें वर्तमान में तो ये श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया, लूजोन और न्यू गिनी के पहाड़ी वन प्रदेशों में रहते हैं। मतलब इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में इनका विकास पाया जाता है। इसके अलावा इनके जो बड़े समूह हैं वो युगांडा, फ्रांसीसी विषुवत रेखा, कांगो बेसिन, कैमरून और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितनी भी लगभग आदिवासी जनजातियां हैं वो सब नीग्रिटो के अंतर्गत आती हैं। नीग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति के बाद जो दूसरी प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो ही नीग्रो। नीग्रिटो प्रजाति में धीरे धीरे मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग बदलाव आने लगे, जिससे धीरे धीरे नीग्रो प्रजाति का विकास हुआ। नीग्रो जो प्रजाति है उसका सर होता है बहुत ज़्यादा लंबा, बाल लंबे होते हैं, अंडाकार होते हैं और बहुत ही घुंघराले होते हैं। इनका रंग जो होता है वो भूरे से हल्का लाल, काला और काजल के समान होता है। इनके जबड़े जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं, नाक चपटी और चौड़ी होती है। मुख्य रूप से जो नीग्रो प्रजाति है वो 2 स्थानों पर मिलती है। पहली पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर, इनमें पहली पश्चिमी अफ्रीका में सूडान और गिनी तट पर और दूसरी पपुआन या न्यू गिनी में मिलती है। यानी ये जो प्रजाति है वो 2 स्थानों पर मिली,
पहली पुरानी दुनिया यानी कि पहले जहाँ इनका विकास हुआ है वहाँ जो प्राचीन समय में प्रजातियों का उद्भव हुआ था उन क्षेत्रों में मिलती है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में आते हैं, और दूसरे पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र में। पूर्व ऐतिहासिक युग में जो नीग्रो लोग थे वो दक्षिणी यूरोप और एशिया में रहते थे। भारत में जो कौल जनजाति है और श्रीलंका की जो बेद्दा जनजाति है वो इसी के प्रतीक हैं, यानी वो नीग्रो जनजाति के ही वंशज माने जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रजाति आई वो आई ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति का सर जो होता है वो लंबा और उभरा हुआ होता है। बाल इनके पूरी तरह घुंघराले होते हैं, बिल्कुल कर्ल्स होते हैं इनके बाल में, और इनका रंग जो होता है वो बिल्कुल गहरा काला और हल्का पीला सा होता है। जबड़ा कुछ निचले हुए और नाक साधारण रूप से कैसी होती है, चौड़ी। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत के वनों में मुख्य रूप से मिलती है। ब्राज़ील के जो डॉन्स है और कूटो बूटो तथा पश्चिमी पूर्वी और मध्य अफ्रीकी कज़ीबंटू जाति जो है वो इसी के प्रतीक है, यानी ये जाति जो है वो मुख्य रूप से ब्राज़ील और दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में मिलती है। चौथी जो प्रजाति आई वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति का सर लंबा होता है, नाक अंडाकार, बाल घुंघराले और जबड़े निकले हुए होते हैं। आइबेरियन सूडोल शरीर वाली और जैतून के से रंग का जो है वो इनका इस प्रजाति का जो है वो विकास होता है। सेमाइट प्रजाति लंबी और सुंदर होती है और उनकी नाक सुदृढ़ होती है। मतलब जो भूमध्य सागरीय प्रजाति हैं उन प्रजातियों के अंतर्गत भी कुछ अन्य प्रजातियों को हम शामिल करते हैं, जिसमें आइबेरियन तो कैसी होती है, सूडोल शरीर वाली होती है और जैतून जैसे कलर का होता है इनका। इसमें जो दूसरी है वो सेमाइट प्रजाति है। सेमाइट प्रजाति जो होती है लंबी और सुंदर होती है और नाक इनकी कैसी होती है, सुदृढ़ होती है। यह प्रजाति जो है वो सभी बसे हुए जितने भी महाद्वीप हैं उनके बाहरी किनारों पर मुख्य रूप से मिलती है। इसमें मुख्य रूप से यूरोप के पुर्तगीज़, अफ्रीका के मिस्त्री और ऑस्ट्रेलिया के जो माइक्रोनेशियन प्रजाति हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। उत्तरी अमेरिका के इरोक्वैक्स और दक्षिणी अमेरिका के तूपी भी इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो प्रजाति है वो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, जिसी के आधार पर इसका नाम भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है वो माना जाता है। अगली जो हमारी प्रजाति है वो है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति जो होती है इसका सुरक्षा सूचकांक 78 से 82 के मध्य में होता है। यह प्रजाति मध्यम लंबाई और चौड़ाई के सिर वाली होती है। बाल इनके लहरदार होते हैं, चपटा चेहरा होता है और गरुड़वत नाक होती है। गरुड़वत नाक का मतलब गरुड़ जैसी लंबी, आगे से नुकीली पैनी नाक। अधिकांश ये जो जाति है इसकी चमड़ी हल्के भूरे से गुलाबी रंग की होती है। उत्तरी यूरोपियन की चमड़ी कैसी होती है, गोरे से गुलाबी रंग की। यह जो प्रजाति है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय किनारों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका आदि देशों में प्रवासित होकर के गए हैं। अगली जो प्रजाति आती है वो आती है अल्पाइन प्रजाति। उद्भव और विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह जो प्रजाति है वो 6ठे नंबर पर विकसित हुई है और उद्भव समय भी इसका बहुत कम है, इसलिए इसे नवीन प्रजाति श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रजाति का जो शिरस्त्र सूचकांक है, कपाल सूचकांक, वो 82 से 85 है। तो इनका सर चौड़ा होता है, चेहरे का ढांचा जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, नाक साफ तौर से संकीर्ण और बाल सीधे होते हैं। इनका रंग होता है भूरा से गोरा। ये प्रजाति जो है वो मुख्य रूप से त्वचा के रंग के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिमी शाखा और एक है पूर्वी शाखा। जो अल्पाइन जाति की पश्चिमी शाखा है उसमें स्लेव, आर्मीनियम, स्लाव आदि को सम्मिलित करते हैं। इनका रंग होता है गोरा। और जो पूर्वी शाखा है उसमें फिन्स, मैग्रियार्स, मगियार, मंचूस, सीबेक्स आदि को शामिल किया जाता है और इनका रंग कैसा होता है, पीला। प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो अंतिम प्रजाति बताई गई वो बताई गई है मंगोलियन प्रजाति। मंगोलियन प्रजाति भी सभी प्रजातियों के बाद सबसे लास्ट में विकसित हुई, इसलिए इसे नवीनतम प्रजाति की श्रेणी में रखते हैं। इसका जो कपाल सूचकांक होता है वो 85 से और 90 के बीच में होता है। इसका सिर कैसा होता है, एकदम गोल, बाल सीधे और चपटे होते हैं। चेहरा और जबड़ा जो होता है वो नतोदर होता है। इसके अलावा इनका कद जो होता है वो मध्यम होता है। इनके कलर की अगर हम बात करें तो थोड़ा पीलापन सा लिए हुए हल्का पीला सा खुमानी रंग होता है।
नाक बहुत ही ज़्यादा पतली और सक्रिय होती है। इनका वितरण जो है वो मुख्य रूप से एशिया के पूर्वी भागों में चीन, जापान, कोरिया और मध्य एशिया तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलता है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो लीनियस, ट्रॉपिनार्ड और ग्रिफिथ टेलर, क्रोबर और हेडन, इनके द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इन वर्गीकरणों के आधार पर हम कंक्लूजन रूप में यानी निष्कर्ष रूप में प्रजातियों के सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन अपने आगे के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे।